तो पिछली बार अपन ये देख रहे थे कि रामावतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी के केस के बारे में बात कर रहे थे। अब अगला जो बात है वो है रणजीत सिंह वर्सेज महाराष्ट्र राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट और पेज हैं 881। इसमें ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया और उच्च न्यायालय द्वारा इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 292 के अंतर्गत मामला रखा गया था। उसमें यह था कि भाई भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अंतर्गत कोई ऐसी पुस्तक थी जिसका नाम था लेडी चटरलीज लवर नाम से, और इस बुक के ऊपर भारत सरकार द्वारा सेल पे बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब विक्रय के आरोप में जब दोष सिद्धि हुआ, अपीलार्थी का तर्क था कि सब ये दंड विधि में किसी भी को सिद्ध दोष ठहराने के लिए आपराधिक मन स्थिति साबित किया जाना सदा ही आवश्यक होता है कि मैंने ये वास्तव में अपराध किया है। तो मन स्थिति मतलब मैं चाहते हुए ऐसा किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास में हज़ारों बुक्स हैं, बुक सेलर है तो हज़ारों किताबें हैं मेरे पास में। अब ये हज़ारों किताबें होने की वजह से मैं सबको नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि किताबें आती है फिर वो किताबें बेच दी जाती है। तो मुझे नहीं पता कि ये किताब असील थी और जो कि मतलब नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इसका अनुमान नहीं था और मैंने इसमें किसी प्रकार की मेरी मन की स्थिति नहीं है कि मैं अपराध ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बुक सेलर हूँ और किताबें खरीदते हैं और किताबें बेच देते हैं। लेकिन इसमें मैंने जानबूझ के ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। तो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो क्योंकि अपीलार्थी का कहना था कि मुझे सिद्ध दोष ठहराया जाना उचित नहीं है, और क्योंकि किताबें बहुत हैं और मैं नहीं मतलब मुझे नहीं पता था कि ये किताब मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इंडियन पेनल कोड की 1860 की धारा 292 के अंतर्गत अश्लीलता का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है तथा इस धारा की भाषा और अर्थ स्पष्ट है और संदेहहीन है, स्पष्ट और संदेहहीन है। न्यायालय को उनका स्वाभाविक अर्थ प्रदान करेगा और इस प्रकार अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको जो पूर्व में सिद्ध दोषी की बात कही गई थी उसको सिद्ध दोषी माना गया। तो ये एक अन्य मामला था। एक अन्य और मामला है जिसमें मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, ये है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट है और पेज हैं 660। मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य AIR 1962 उच्चतम न्यायालय और पेज हैं 660। इसमें मामला था कि गन्ने के ऊपर बात थी, जो कि अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत गन्ना ग्रीन वेजिटेबल में सम्मिलित है। इस पर बिहार विक्रय कर अधिनियम 1947 के अंतर्गत विक्रय कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। मतलब बिहार स्टेट ने
या सरकार ने 1947 के अधिनियम के तहत जो गन्ना था उसके ऊपर टैक्स लागू कर दिया गया है, सेल टैक्स। तो संबंधित व्यक्तियों का कहना था साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गन्ना है वो गठरियों में बांध के, जैसे वो ग्रीन वेजिटेबल की बात है कि जैसे गन्ना है वो ग्रीन वेजिटेबल माना जाना चाहिए, और किसान अपने खेतों से काट के लाते हैं और लाने के बाद में गठरियों में बांध के लाते हैं और सब्जी मंडी में या मंडी में लाके उनको बेच दिया जाता है। और इसलिए इसके ऊपर जो सेल टैक्स लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये तो ग्रीन वेजिटेबल है की भांति इसको माना जाना चाहिए। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो न्यायालय के द्वारा ये देखा गया और कहा गया कि क्या रसोई उद्यान में, मतलब रसोई या ये रसोई उद्यान का मतलब घर के आगे पीछे जो भी जो ज़मीन जो जगह रह जाती है उसमें जो पालक, धनिया या अन्य जो हरी सब्जियां जो बोई जाती है आदमी के द्वारा, या तो वो क्या वास्तव में क्या गन्ना भी बोया जाता है क्या। दूसरी बात है कि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाने की मेज़ के ऊपर जो परोसा जा सके, उसे भोजन के साथ खाया जा सके, अतः क्या गन्ने को भी भोजन के रूप में उसको खाया जा सकता है क्या, चपाती के साथ लगा के खाया जा सकता है क्या, ग्रीन वेजिटेबल की तरह या हरी सब्जी की भांति ऐसा काम में लिया जा सकता है क्या। तो ये मामला क्योंकि न्यायालय द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि गन्ना है वो ग्रीन वेजिटेबल या हरी सब्जी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो कोई इसमें घर के में कोई बोया जाता है, नहीं इसमें डाइनिंग टेबल या रसोई या खाने की टेबल के ऊपर इसको रखा जाता है, नहीं इसको कोई चपाती के साथ खाया जाता है। और जो क्योंकि ये कॉमर्शियल क्रॉप है और अपने आप में ये माना जाना चाहिए कि ये इसके ऊपर जो टैक्स लागू किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो टैक्स लागू किया गया है वो वाजिब है, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल नहीं है। गन्ना है वो ग्रीन वेजिटेबल न होके इसके ऊपर टैक्स लागू किया जाएगा, और ये क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल नहीं है होने की वजह से इसको गठरियों में बांध के लाना, ये जो बात बताई थी उन्होंने, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना नहीं गया, क्योंकि ये सेल टैक्स लागू किया जाएगा और इसके ऊपर उनको जिम्मेदारी होगी कि वो सेल टैक्स दें इसमें। तो ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। तो अभी अपने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें आपने क्यों कि ये लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है, और इसमें जैसे मकबूल हुसैन का देखा है हमने मामला, रणजय सिंह का देखा है, और ऐसे ही हमने रामावतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी का भी देखा है, रणजीत बनाम महाराष्ट्र राज्य का भी हमने इसमें कुछ मामला देखा है, और इसके साथ हमने मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का मामला भी देखा। तो इसमें अब आपने कुछ ये देखा होगा कि न्यायपालिका कोई अस्पष्टता होती है तभी न्यायालय उसमें निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करने का और अग्रसर होती है। यदि स्पष्टता है तो न्यायालय उसमें निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करने से इनकार कर देता है, क्योंकि न्यायपालिका देखती है कि भाई जब विधायिका ने कोई कानून पारित किया है तो विधायिका का आशय रहा है उसके प्रति, और उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, तो न्यायालय फिर उसे मतलब विधायिका के द्वारा जो निर्धारण किया गया है उसी के अकॉर्डिंगली निर्णय देने के लिए अग्रसर होता है। क्योंकि जब विधायिका कानून बनाने वाली संस्था तो विधायिका है, और उन्होंने जो कानून बनाया है उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होने की वजह से वो कानून अपने आप में मतलब मान्य कानून है, और उसमें किसी प्रकार के इंटरप्रिटेशन या निर्वचन न्यायपालिका नहीं करती है। तो अब आपने ये देखा है कि इसमें केसेस जो भी हमने देखे हैं उनमें सभी के नाम है, और आपने ये भी देखा है कि वो किसी न किसी अधिनियम के संबंध में है, और अधिनियम के साथ में किसी धारा की बात भी आ रही है, धारा में भी किसी शब्द की बात आ रही है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल की अभी हम बात कर रहे थे, और ऐसे ही जैसे मान लो पहले
इलेक्शन कमिश्नर की बात, मतलब ये कह रहे थे, हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रहे थे कि भाई ये जो लोग उनके काम करने वाले थे उनको क्या माना जाएगा। ऐसे ही हमने एक मामले में ये भी देखा था कि भाई आर्टिकल 20 के सब लोग दो की बात भी आ रही है। हम तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरप्रिटेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें क्योंकि चारों तरफ सभी अधिनियमों का भी हम अध्ययन साथ साथ करते चलते हैं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि न्यायपालिका जो स्पष्टता है तो उसमें विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसी के अनुसार अग्रसर करती है अपने आप निर्णय को।